साथियों, ये शिवराज तक वीडियो पहुंच चुका है, भाजपा तक वीडियो पहुंच चुका है। इन्हें लाइव काटना चालू कर दिया है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, आप कब तक हमारी आवाज़ दबाएंगे। साथियों, जुड़ते जाएं। इसके बाद मैं बात करूंगा सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर का है। इस मुद्दे में आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे भाजपा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं मध्य प्रदेश को कुपोषण से मुक्त कर दूंगा। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर गोद में और घुमाते हैं। तो मैं उनको याद दिला दूं कि यह जो आपने घोटाला किया है, आपकी सरकार ने घोटाला किया है, आहार घोटाला। आप मामा बनते हैं, लेकिन आपने बच्चों का आहार भी खा लिया। नहीं खाया हो तो बात करें मुझसे, जवाब करें, ट्वीट करें, ट्वीट का जवाब दें। लाइव में उनके जो छोटे भैया नेता हैं वो बात करें। क्या आपने आहार घोटाला नहीं किया? क्या आपने व्यापम घोटाला नहीं किया? व्यापम में लगभग 150 लोग मारे गए, आज तक उनका पता नहीं। आपकी पत्नी के नाम से जो 4 डंपर थे, वह डंपर घोटाला नहीं हुआ। वो तो डंपर घोटाला उठाने वाले हमारे क्षेत्र के सांसद प्रहलाद पटेल जी थे, जिनने उठाया, लेकिन पता नहीं कब कैसे कंप्रोमाइज़ कर ली, कैसे वो डंपर घोटाला ख़त्म हो गया। तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि आखिर ये क्यों। एक और जो हमारे यहाँ, मुझे तो जानकारी आप भी जानते हैं कि अपने आप को गृह मंत्री कहते हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, और मैं भी मानता हूँ कि यहाँ गृह मंत्री हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना न देखा है कि पुलिस विभाग को किस प्रकार से कोई अच्छा काम किया है। आज भी पुलिस के एक एक कर्मचारी गृह जिले के लिए तरस रहे हैं। आज भी पुलिस के एक एक कर्मचारी पेट्रोल से, गाड़ी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए साइकिल भत्ता दिया जा रहा है। आखिर ये क्यों? कब तक चलेगा ये? नाम कर रहे हैं आप गृह मंत्री की, कि हम गृह मंत्री हैं, और काम कौन सा कर रहे हैं? हमें तो पद का समझ में नहीं आ रहा है कि बने हैं आप गृह मंत्री और काम कर रहे हैं कभी प्रवक्ता का तो कभी ढाल का। ढाल मंत्री बोले हैं, क्या बोले हम आपको? आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं आहार घोटाले पे, आपके मंत्री प्रतिक्रिया दे रहे हैं आहार घोटाले पे कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ट्रक की जगह ऑटो का 1 का नंबर चढ़ता, मोटरसाइकिल का 1 का नंबर चढ़ता। आखिरकार आपके हिसाब से 34 नंबर कैसे तब्दील हुए? आखिर इतना बड़ा कुंटलों का, टनों का हिसाब किताब मोटरसाइकिलों से कैसे हो गया? आखिर इतना सारा अनाज मोटरसाइकिल और ऑटो से, यहाँ तक कि टैंकरों से कैसे डुल गया? तो शिवराज सिंह चौहान जी और मिश्रा जी, आपकी राजनीति, आपकी रणनीति और आपकी व्यापार नीति को पूरा मध्य प्रदेश समझ चुका है। आप 2023 तक के मेहमान हैं। 2023 में आप दतिया ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश हारेंगे, ये मेरा खुला चैलेंज है। और देख लेना आप लोग, जिस प्रकार से अभी आप प्रेजेंट में जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, धर्मवाद की राजनीति करवा रहे हैं, तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लोग समझ चुके हैं। जिस आग को आप जला रहे हैं, हम लोग उसमें पानी डालने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने कानून व्यवस्था को अपने हाथों में कठपुतली का काम किया है, कठपुतली की तरह नचाया है, वह मैं आपको बताता हूँ। आखिर कब कौन सा ऐसा आपने अध्यादेश जारी कर दिया कि कार्यपालिका आज न्यायपालिका बन गई? यूपी से एमपी में बुलडोजर नीति आ गई, और बुलडोजर नीति आई तो किसके लिए आई? दलितों के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, मुस्लिम के लिए। आखिर तुम्हारे वर्ग के लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है?
आखिर अरुण मिश्रा का घर आज भी बुलडोजर से नष्ट क्यों नहीं किया गया? बंडा की बिटिया के लिए न्याय आज तक क्यों नहीं मिला? ये राजनीति हम समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं। समय आएगा, जवाब सबको दिया जाएगा। 2 दिन पहले घटना हुई तो उसके ऊपर आपने बुलडोजर चढ़ा दिए, लेकिन महीनों से जो बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं वहाँ बुलडोजर नहीं चढ़ाया गया। न्याय के बदले आपने धर्म की राजनीति पैदा की, धर्म के ठेकेदारों को आपने आगे किया। तो मिश्रा जी, जिस प्रकार से आप गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री का जिस प्रकार से आप पद लिए हैं, तो मेरा निवेदन है कि उन पुलिसकर्मियों का भी ध्यान दें जो दिन रात आपकी सुरक्षा में लगे हैं। उनको अपने गुंडों से लाते जूते ना मरवाएं। मैं बात कर रहा हूँ धार की। जिस प्रकार धार में नायब तहसीलदार और एसडीएम को आपकी मंत्री के भांजे ने मारपीट की, किडनैप किया, क्या कार्रवाई की आपने? मैंने अब भी पेपर में पढ़ा, क्या की कार्रवाई? जो अतिक्रमण में घर था उसको मिटा दिया, घर को क्या बाउंड्री को मिटा दिया। तो ये दोहरीकरण की जो नीति है आपकी, ये बंद करें, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लें, जिस दिन ये बार बार मानवर साहब बोलते थे, बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि 21वीं सदी हमारी है और बहुजन की बारी है, जिस दिन ये 90% लोग जाग गए, उस दिन क्या होगा आपका? तो सोचो, आप न्याय व्यवस्था के लिए बैठे हैं, आप एक विभाग के मुखिया हैं, कम से कम उस विभाग की तो सोच लेते। तुम्हारे गुंडे दूर के नहीं, आपके ग्वालियर के एक सीएसपी, मीणा समाज, एससी समाज की सीएसपी को गाड़ी की चाबी छिनाते, बेइज्जती करते, मार के भगाते। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? FIR क्या कर रहे हैं आप? वो दुनिया देख रही है। तो ये दोहरी नीति बंद करें। और मैं निवेदन करूंगा सभी बहुजन समाज के लोगों से, सभी मानवतावादी लोगों से, खासकर उनसे जो जाति धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, कि 2023 ही वह मौका है जब हम आप और अपने बच्चों के साथ साथ इस भारत देश को बचा पाएंगे। क्योंकि अगर हमने मध्य प्रदेश से इन लोगों को बाहर किया, तभी 2024 में हम इनको केंद्र से बाहर कर पाएंगे। आज साथियों, कितनी दुखद घटना है, कितनी दुख की बात है कि लोग हमारे यहाँ से पलायन कर रहे हैं, लोग हमारे यहाँ से भूखों मर रहे हैं, लेकिन इनकी योजनाएं कहाँ तक है सीमित? क्या कर रही है? पलायन करने वालों के लिए क्या कर रही है? जब परदेश लोग जाते हैं, परदेश कहना चाहिए दूसरे प्रदेश में, तो वहाँ के लोग इनके साथ में परदेसी जैसे बिहेव करते हैं, परदेसी जैसा व्यवहार करते हैं। उन्हें परदेसी कहा जाता है। ये मैं देख के आया, सुन के आया। मैं तो उन क्षेत्र के नेताओं से भी कहूँगा जो सदियों से राज कर रहे हैं, चाहे वे दमोह के हों, चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी कोने के हों, कि ये जो SC ST OBC के लोग हैं, दलित हैं, गरीब हैं, जो यहाँ से वहाँ भग रहे हैं, इनके लिए आपको रोकना होगा। उनके क्षेत्र में कहीं न कहीं से रोकने के लिए आपको उद्योग धंधों की स्थापना करनी होगी, तब यह पलायन की समस्या खत्म होगी। लेकिन ये कभी नहीं होने वाला, ना होगा। साथियों, एक और कल घोटाला मेरे सामने आया। मैंने देखा कि करोड़ों रुपया खा लिए गए हैं छात्रों के नाम पे। करोड़ों रुपए छात्रों की ड्रेस के नाम पर, साइकिल के नाम पर, पुस्तकों के नाम से खा लिए गए। मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग सो रहा है, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री सो रहे हैं, और सुलाने वाले, नींद की गोली देने वाले कोई और नहीं, भाजपा के शिवराज सिंह हैं। आज 6 महीने गुजर गए, लेकिन छोटे छोटे गरीब बच्चों को, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को ना तो पुस्तकों का वितरण हुआ है, ना ही ड्रेस का वितरण हुआ है, ना ही साइकिलों का। ये है शिक्षा नीति। ये शिक्षित करेंगे बच्चों को, ये समृद्ध करेंगे मध्य प्रदेश और भारत को। साथियों, मैं आपको बता दूं
कि ये जो आपकी नीति है निजीकरण की, हम बार बार चिल्ला रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य में कम से कम एकीकरण करें, आप निजीकरण खत्म करें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंप रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। बंद करने का बहाना भाई उनको सुविधा नहीं दी जा रही, तो कहाँ तक हमारा वर्ग शिक्षित होगा? इस चीज़ को हमारे लोगों को समझना होगा। आज कितनी बड़ी बात है, बात करते हैं नशा मुक्ति की, बात करते हैं कि हम इस देश को नशा मुक्त करेंगे, इस मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी से, आपके ही वर्ग के कितने लोग मारे गए इस दारू से, जहरी शराब से? आपने शराबबंदी कानून लागू किया क्या? नहीं किया। आप एक नहीं, दो नहीं, एक मोहल्ले में 10-10 जगह शराब बिकवा रहे हैं। हम जैसे लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो उन पर मुकदमा कर दिया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है और मार दिया जाता है। यहाँ तक कि उन अधिकारियों को भी आपने देखा, धार में आपके लोगों ने रगड़ के मारा, किडनैप करके मारा, बांध के मारा। तो ये है आपकी शराब नीति। ऐसे आप इस देश को, आप इस प्रदेश को नशा मुक्त करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। साथियों, इन्हें जवाब देना होगा 2023 में। मेरा निवेदन है, मेरी अपील है कि इन्हें किसी प्रकार से छोड़ने का काम नहीं है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आपकी बच्चियां सुरक्षित नहीं, आपकी महिलाएं सुरक्षित नहीं, किसानों पर गोली चलाने वाली ये शिवराज सिंह, किसान सुरक्षित नहीं, किसान बीमा खाने वाले। आज ये बताएं कौन है सुरक्षित? कर्मचारी हाहाकार कर रहा है खुद की वेतन के लिए, पेंशन के लिए, प्रमोशन के लिए। आखिर कौन है सुरक्षित? किन को ये लाभ दिला रहा है? सिर्फ अंबानी अडानी, सिर्फ व्यापारियों को। व्यापारियों की सरकार कब तक चलेगी? कब तक आप लोग चलाएंगे इस सरकार को? साथियों, इसके बीच में एक और मुद्दा आया था जिसे उस्काया गया था। मैं इसलिए उसमें ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन यह ज़रूर कहूंगा कि अगर आपने बाबा साहब की तस्वीर को फाड़ा है, एक कृत्य किया है, तो ये निंदनीय है। आप पे कार्रवाई प्रशासन को करना होगी। और नहीं फाड़ा है या फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग, या फ़ोटो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि संविधान ध्यान से पढ़ लें आप लोग। संविधान में स्पष्ट लेख है कि अगर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो लगेगी तो बाबा साहब की भी फ़ोटो लगेगी, वल्लभ भाई पटेल की फ़ोटो लगेगी तो बाबा साहब की भी फ़ोटो लगेगी। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी ये बात ध्यान से सुन ले, तो पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के प्रत्येक कार्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब की फ़ोटो लगाना अनिवार्य है। इसमें डरने की बात नहीं है, न भाजपा से न किसी अन्य से। बाबा साहब की फ़ोटो लगना चाहिए और लगाना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूँ दमोह के कलेक्टर से, SDOP से, वटियागढ़ TI से कि इस मामले को सूक्ष्मता से जांच करें और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा दें, और उनको भी ना छोड़ें जो इसमें तूल पकड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर वह जो भी गलत हो, चाहे लोग हों चाहे प्राचार्य हों, उनको दंडित किया जाए। नहीं करते तो निश्चित रूप से विराट आंदोलन होगा, वो देखने योग्य होगा, क्योंकि बाबा साहब से हमारी पहचान है, पूरे देश की पहचान है। आज जो धार्मिक लोग हैं वो बुरा ना माने, लेकिन मैं फिर कहूँगा यह देश गीता और रामायण से नहीं संविधान से चल रहा है। तो आपको संविधान की रचयिता, संविधान को बनाने वाले, संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानना होगा, उनका सम्मान करना होगा। साथियों, मुद्दे काफ़ी हैं, काफ़ी मुद्दों की मैंने बात की है, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर हो सके तो मुझे और भी कुछ कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आखिर और क्या आपके क्षेत्र के मुद्दे हैं जिसे मैं लाइव के द्वारा बता दूं और लोगों को जागरूक कर दूं। अगर हैं तो ठीक है,
नहीं हैं, तो मैं काफ़ी मुद्दे लेके आया हूँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं, लेकिन मैं ज़रूर बताऊँगा। आज ही की घटना है, आज ही की खबर है। देश ने लगभग यूक्रेन के लिए करोड़ों टन गेहूं भेज दिया। देश ने कहें या शिवराज सरकार कहें या मोदी जी कहें, तो आज स्थिति आ गई कि मोदी जी तो ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आपके मध्य प्रदेश में हमारे जो गरीब लोग हैं उनको गेहूं बंद कर दिया गया। गेहूं देना राशन में बंद कर दिया गया, जबकि 40,000 टन करीब अभी गोदामों में माल पड़ा है। उसके बाद में भी आप गेहूं का वितरण नहीं कर रहे। आखिर ऐसा क्यों? यूक्रेन भेजा है, अच्छी बात है मानवता के हिसाब से, लेकिन जब आपके ही लोग भूखे मरेंगे, आपके ही पास व्यवस्था नहीं थी, तो आखिर आपने ऐसा क्यों किया? और अगर आज 40,000 टन आपके पास में है, गोदामों में माल पड़ा है, भोपाल की गोदामों में, मध्य प्रदेश में, तो फिर उसका वितरण करें आप। कि आहार घोटाले के बाद अब गरीबों का पेट भी काटने लगे आप। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी गरीब की हार से डरें। 2023 में आपको जाना निश्चित है, जाके ही रहेंगे आप। और कुछ मेडिकल कॉलेजों की भी बात की थी आपने उपचुनाव के दौरान, इसके पहले भी, कि मैं पूरे मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। तो वो देख लिया मैंने कितने आपने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। इन्हीं मेडिकल कॉलेजों को हम कहेंगे कि आप घोषणा ही मंत्री हैं, क्योंकि ना तो आपको कॉलेज बनाना है, ना आप बनाएंगे। जिस प्रकार से आपने इनमें संशोधन किया, वह भी हम लोगों को बता दें। जिस प्रकार से आपने बता दिया कि आपके यहाँ ओटी है, इमरजेंसी है, ऑक्सीजन है, तो वो मेडिकल कॉलेज हो गया। एक हॉल बना के हम उसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे देंगे। एक हॉल में बच्चों को पढ़ा के मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे देंगे। तो ये बेवकूफ़ बनाना बंद करें, जो घोषणा की है उसे करें। मैं बात करूंगा अब दमोह के मुद्दों की, और माननीय विधायक महोदयों से भी मैं निवेदन करूंगा, चाहे वे किसी भी दल के हों, कि आप इन मुद्दों को शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाएं। सबसे बड़ा मुद्दा था दमोह में, जब बीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और इनके साथ लगभग 40 से 42 मंत्री 15 से 20 दिन पड़े रहे। झूठा शिलान्यास किया गया मेडिकल कॉलेज का। लेकिन अब मैं सूक्ष्मदर्शी से उस कॉलेज को देख रहा हूँ, मुझे ना तो कॉलेज दिख रहा है, ना ही वह शिलान्यास का पत्थर दिख रहा है। तो मेरा निवेदन है उन विधायकों से जो दमोह के विधायक हैं, कि इस मुद्दे को आप प्रश्न बनाएं और विधानसभा में इसको रखें। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे हम कहते हैं कि सभी नेता आए, चाहे वे राहुल सिंह हो, चाहे जयंत मलैया हो, या XYZ, सभी ने बस स्टैंड की बात की थी, जो आज तक नहीं बना, ना बनेगा। और बनेगा तो तब बनेगा जब इन लोगों के ठेकेदार कमीशन देने के लिए तैयार हो जाएंगे, मुंह मांगा इनको कमीशन देंगे, तब ये बस स्टैंड का निर्माण होगा। और इसके बाद में मैं बात करूंगा वह मुद्दा जो लगभग, नहीं तो मैं देख रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, और मैंने निरंतर 2 से 3 वर्ष तक निरंतर आवेदन भी दिए हैं। मलैया मील ब्रिज की बात कर रहा हूँ। आखिर मलैया मील ब्रिज गेट क्रमांक 58 अभी तक क्यों नहीं बनाया गया? अभी तक क्यों रुका है वो? चलो ठीक है, वहाँ पूर्व वित्त मंत्री रहते हैं, उनका घर है, उनका मकान है, उनके स्कूल हैं, चलो उनके दबाव में भाजपा ने नहीं बनने दिया। लेकिन फिर मैं बात करूंगा अंडर ब्रिज की, उस अंडर ब्रिज की जहाँ से आस्था से जुड़े हैं लोग, हिंदू भी जुड़े हैं, मुस्लिम भी जुड़े हैं। बात कर रहा हूँ मैं बड़ी देवी के गेट की। जब फाटक लग जाते हैं, चाहे देवी जी का टाइम हो और चाहे शहादत का टाइम हो, शहादत लिए
कब्र को कंधे पे खड़े रहते हैं लोग, कंधों पे कब्र को लिए खड़े रहते हैं। देवी जी के लिए लाखों लोग खड़े रहते हैं, हजारों लोग खड़े रहते हैं। जब तक फाटक बंद रहता तब तक उस साइड नहीं जा पाते। तो ये तो आस्था का विषय है। आप तो हिंदू धर्म की बात करते हैं ना, तो फिर ये अंडर ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया? ये छोटे मुद्दे नहीं हैं, ये वह मुद्दे हैं जिनकी करोड़ों राशि 4-4 साल से आ रही है, रेलवे विभाग भेज रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और मध्य प्रदेश वित्त कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और बार बार 40 करोड़ रुपए लैप्स हो रहे हैं। ये मेरे पास लिखित प्रमाण है। तो मेरा माननीय विधायकों से निवेदन है कि इस क्वेश्चन को भी उठाएं और बात रखें और कोशिश करें कि दमू के विकास के लिए इन मुद्दों को मनवाएं। साथियों, इसके बाद में बात करेंगे हम पलायन की। अगर मध्य प्रदेश में सर्वे किया जाए तो हमें लगता है कि सबसे ऊपर अगर नाम आएगा, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में गंदे ज़िले का नाम आया था दमू, इसी प्रकार से पलायन में सबसे ऊपर नाम आएगा दमू का। जिस प्रकार से दमू से लोग पलायन कर रहे हैं रोजी भाजी के लिए, पेट के लिए, आप प्रत्येक घर में देख सकते हैं। ऐसा कोई SC ST का घर नहीं है जहाँ से लोग पलायन करके दिल्ली पंजाब नहीं जा रहे हों, काम करने नहीं जा रहे हों। आखिर ये 35 साल से मंत्री रहे, क्या कर रहे हैं? इन्हें क्या किया? गैसाबाद प्लांट की बात हुई थी, गैसाबाद प्लांट हम बनाएंगे, तो आप देख सकते किस प्रकार से सीमेंट फैक्ट्री बन रही है। कछुआ तो तेज़ चलता है, कछुए की चाल से भी धीमी वो चाल चली जा रही है। अगर ये लोग चाहते हैं कि हमें दमू का विकास करना है, दमू की जनता का विकास करना है, तो मेरा निवेदन है कि आज ही इस मानसून सत्र में यह क्वेश्चन उठाए जाएं, प्रश्न उठाए जाएं। और अगर गैसाबाद फैक्ट्री में टाइम लग रहा है तो अभी नरसिंहगढ़ इमलाई में कम से कम 90% लोकल लोगों को लगाने की मांग की जाए। 10% टेक्निकल लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं है अशिक्षा के कारण, ठीक है, लेकिन 90% लोगों को, लोकल के लोगों को फैक्ट्रियों में काम दिया जाए। सिर्फ ठेकेदारी न की जाए कि बड़े बड़े नेताओं ने जो ठेके लेके रखे हैं वहाँ और गरीबों का गला दबा रहे हैं, तो ये नहीं। अगर आपके अंदर मानवता है तो गरीबों को भी काम दिया जाए वहाँ। 70 तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो 90% लोगों को नरसिंहगढ़ और इमलाई फैक्ट्री में काम दिया जाए। और मैं बात करूँगा यहाँ दमू की एक बहुत बड़ी संस्था है, आधारशिला लाल साहब की, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर वास्तव में आप मानवता का काम कर रहे हैं तो रोजगार के क्षेत्र में जहां से भी जैसा आपकी फंडिंग होती मुझे नहीं पता, उस फंडिंग के द्वारा यहाँ उद्योग स्थापित करें ताकि हमारे कुछ परिवार पल सकें, कुछ पलायन की संख्या कम हो सके। और अगर नहीं कर सकते हैं तो ये ढोंग भी बंद कर दें, मानवता का जो ढोंग चल रहा है। मैं आपके यहाँ पला बड़ा, मुझे सब कुछ पता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जिसका नमक खाया है उसी थाली में मैं छेद करूँ, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि इस बेरोजगारी और पलायन की जो संख्या उसको रोकने के लिए आप काम कर सकते हैं, और इस काम को आपको करना होगा, हर हाल में करना होगा, तो निश्चित ही आपको ईश्वर दुआ देगा। और नहीं तो बढ़िया है, अपनी दुकानदारी करें, कोई दिक्कत नहीं, पैसे कमाएं समाज सेवा के नाम पे, मानवता के नाम पे, और बेवकूफ़ बनाएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि आपके बारे में कुछ गलत शब्द बोलूँ, और गलत के सच्चाई है। कब तक सुनूंगा मैं, कब तक देखूंगा? आपको आगे बढ़ चढ़ के आना होगा। आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, आपने अनेक अस्पताल बनाए, अनेक स्कूल कॉलेज बनवाए, लेकिन अब निवेदन है कि कैसे भी करके जो भी फॉरेन कंट्री हो, जहाँ से भी आपके यहाँ फंडिंग होती हो, उन्हें एक प्रोजेक्ट दें और दमू में एक बड़ा उद्योग लगाने की कोशिश करें।
क्योंकि हमें ये पता है कि ऑक्सीजन प्लांट शासकीय अस्पताल में, चिकित्सालय में नहीं आया था, सबसे पहले आपके पास आया था। तो मैं यही चाहता हूँ कि सरकारी नीति, सरकारें आएंगी जाएंगी, उनसे पहले आप चाहें तो एक फैक्ट्री या उद्योग धंधा लगा सकते हैं, जिसमें मेरा सहयोग रहेगा, मेरे लोगों का सहयोग रहेगा, मेरी टीम का सहयोग रहेगा। लेकिन अति शीघ्र ये काम करें, बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, मैं निवेदन करूंगा अब आप लोगों से कि जिस प्रकार से एक महामानव के पौत्र, आप लोग शायद समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, जिन्होंने भारत के सभी दलों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो ईवीएम की राजनीति कर रहे थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहब के पौत्र श्रद्धेय राजरत्न जी अम्बेडकर की, जिन्होंने भारत से ईवीएम बैन करने के लिए एक याचिका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दाखिल की और उसमें उन्होंने सफलता भी पाई। उन्हें मैं बधाई देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि वास्तव में आपने जो बाबा साहब ने कहा था उस मार्ग पे चले। जो बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या मेरी हत्या है, संविधान की हत्या मेरी हत्या है, और आपने लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए बाबा साहब के मार्ग पे चले, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं उन दलों से निवेदन करता हूँ कि भाई राजरत्न अम्बेडकर जी की आप मदद करें और ईवीएम को बैन करें पूरे भारत से, क्योंकि जब तक ईवीएम रहेगी तब तक भाजपा सत्ता में रहेगी। अगर आप ईवीएम को बैन नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं आप कभी सत्ता में नहीं पहुंच पाएंगे। और सत्ता में पहुंचना लालच नहीं, सत्ता में पहुंचना हमारा अधिकार है। वह अधिकार है जिसमें हम अपने लोगों को अधिकार दे सकेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जो कहा था कि राजनीति की सत्ता वह मास्टर चाबी जिससे हर समस्या के ताले खोले जाते हैं, और हमें मंदिर मस्जिद ना जाकर सत्ता रूपी मंदिर पर कब्जा करना है। तो आज वही बात मैं कर रहा हूँ कि हमें सत्ता में पहुँचना है। सत्ता में नहीं पहुँच सकते जब तक इनके पास जो ईवीएम रूपी जादूगर है। आपको ईवीएम के लिए विरोध करना होगा, रोडों पर सड़कों पर उतरना होगा। नहीं उतर पा रहे हैं तो बढ़िया है, बच्चों को आप गुलामी की तैयारी करवाएं, गुलाम बनाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं फिर भाई राजरत्न अम्बेडकर जी को नमन करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है और इसी प्रकार आप काम करते रहें। बहुजन समाज आपके साथ में है, हर मानवतावादी लोग आपके साथ में हैं। साथियों, एक भाई ने अभी लिख के दिया मुझे, चलते चलते मैं तो ख़त्म कर रहा था लाइव, काफ़ी टाइम हो गया, आप लोगों ने काफ़ी समय ले लिया, फिर भी एक अंतिम मुद्दा है, उसके लिए मैं माननीय अजय टंडन जी से निवेदन करूंगा कि वह ज़रूर उठाएं। और वह मुद्दा है सागर जबलपुर रोड वाला टोल टैक्स। आपका मारूताल का टोल टैक्स बंद हो चुका है, उनकी उगाही, उनका ठेका ख़त्म हो चुका है, लेकिन आखिर सागर रोड पे चल रहे हैं। ओजस्विनी कॉलेज, एकलव्य कॉलेज के बाजू से बना हुआ जो टोल टैक्स है, टोल गेट है, उस पर टोल टैक्स क्यों दिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? यह जनहितैषी मुद्दा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय टंडन जी, इस मुद्दे को आप उठाएं और यह टोल गेट तत्काल बंद करवाएं। और अगर नहीं करते हैं उसको बंद, तो मेरा निवेदन है पूरे कांग्रेस पार्टी को, जो हमारे दमोह की जिलावाड़ी, उनको आप आदेश करें कि तत्काल 1-2 दिवस के अंदर उस गेट का घेराव करें, चक्का जाम करें और उस गेट को बंद करवाएं। क्योंकि यह मुझे पता है, आप भी जानते हैं किसके इशारे पे चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है, वो अपने आप सामने आ जाएगा जिस दिन हम रोड पे आएंगे। तो साथियों, ये सभी मुद्दे थे और इन मुद्दों को आपको ध्यान देना होगा। मैं दोबारा पुनः आऊँगा और आने के बाद में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आखिर यह मुद्दे कहाँ तक पहुँचे, कितने लोगों ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाए, नहीं लगाए, या कितने लोगों ने आवाज़ उठाई या नहीं उठाई। लेकिन
मेरी जो संसद है, मेरी जो विधानसभा है, वह आप लोग हो, जनता हो। ये मोबाइल है, ये सोशल मीडिया है। मैंने तो अपनी बात रख दी, मैंने अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा दी। अब इसको आपको कहां तक ले जाना है, ये आपका काम है। कहां तक आपको काम करना है, ये आपका काम है। हाँ, एक चीज़ और बार बार मुझसे पूछा जा रहा है, बार बार मुझसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं बोलता, नहीं कमेंट्स करता हूँ, लेकिन आज जब लाइव आया हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ। कुछ लोग क्वेश्चन करते कि भैया आप कांग्रेस में क्यों आए, आखिर कांग्रेस ज्वाइन क्यों की। तो साथियों, मैं उनको एक ही उदाहरण दूंगा कि बाजू में हमारा दुश्मन है, अगर उसके घर में आग लग गई है तो अपन वहाँ पानी डालने चले जाते हैं कि उनके बच्चे वो बच जाएं। अगर आप बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, जो कहते थे कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, तो मैं यह बात मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि कांग्रेस उस समय एक जलता हुआ घर था। उनने कहा था तो हो सकता है, आज भी हो सकता है, लेकिन उनकी बात को इसलिए मानूं कि उनने कहा तो है कि ठीक है ये जलता हुआ घर है। लेकिन अगर उस टाइम पे भाजपा होती तो बाबा साहब अगर कांग्रेस को जलता हुआ घर कहा है तो भाजपा को ज्वालामुखी कहते हैं, जिसमें आप जाओगे और जल के पानी की तरह लावा जैसे बह जाओगे। साथियों, आज बात कांग्रेस की नहीं है, आज बात देश की है, आज बात संविधान बचाने की है। साथियों, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपने मेरा 22 से 25 साल जो संघर्ष देखा है, बसपा में रह के, भीम आर्मी में रह के, नौकरी छोड़ के, और आज भी आप देख रहे हैं। अगर मैं निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस में गया होता या मेरा निजी स्वार्थ होता तो मैं भाजपा में जाता, भाजपा में बड़े बड़े पद लेता, पैसे लेता और आराम से मैं मनुवादियों के साथ में रह के आप लोगों को गला दबाता, आप लोगों के अधिकारों का हनन करता। लेकिन कांग्रेस मैंने क्यों चुनी? कांग्रेस के चुनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो आप लोगों को पता है। बीएसपी ने मुझे क्या दिया, भीम आर्मी ने क्या किया, एएसपी ने क्या किया, मैं ओपन नहीं करूंगा। जिस दिन डिबेट होगी मैं तो चैलेंज करूंगा इस लाइव के माध्यम से कि चंद्रशेखर भाई, विनय भाई हमारे सामने आए और बात करें कि हम गलत थे कि आप गलत थे। लेकिन गलत और अच्छे की बात नहीं, बात आज है देश और संविधान को बचाने की। जिस दिन से मैंने भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी छोड़ी, बसपा छोड़ी, मैंने किसी प्रकार से कमेंट्स नहीं किया, किसी प्रकार से मैंने बहुजन समाज के दलों की बुराई नहीं की। कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोगों को बांटा जा रहा है, हम लोग बट रहे हैं, हमें बांट कर ये पुनः सत्ता में स्थापित करने होने के चक्कर में, और हो भी जाएंगे। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कांग्रेस में जाने का। मुझे अच्छे से पता है, आप भी जानते हैं, मेरी शिक्षा और कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाड़ी की शिक्षा में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाला और वो सरकारी जेएनयू से निकलने वाले, मैं उनसे तुलना अपनी नहीं करूँगा। लेकिन मुझे ये पता है जिस प्रकार से उन्हें कट्टरता थी लाल सलाम को लेके, कम्युनिस्ट से लेके, आखिर उन्होंने कांग्रेस में आने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि वो समझ गए थे, वो देख रहे थे कि देश हमारा खतरे में है, संविधान हमारा खतरे में है, और इस संविधान को और इस देश को अगर कोई बचा पाएगा तो विपक्ष के रूप में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। और आज हमें अल्प समय के लिए समझें, एक मंच पे आना होगा, एक पार्टी, एक दल का सपोर्ट करना होगा, तब भाजपा जैसी नरभक्षी सरकार को हम उखाड़ के फेंक पाएंगे। जब इतने प्रबुद्ध लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा तो मैं कहाँ दूर था, क्योंकि मुझे निजी स्वार्थ से मतलब नहीं था। आपने देखा होगा, ना मैंने चुनाव लड़ा, ना पद लिया, ना किसी प्रकार से ऐसी कोई लालच थी, ना है। जो काम पार्टी ने दिया मैंने किया और आज भी कर रहा हूँ। जो वादा मुझसे कमलनाथ जी ने किए या जिलाध्यक्ष ने किया या टंडन जी ने किए, मैं सब देख रहा हूँ। लेकिन मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ। किसके लिए? उन बाबा साहब के संविधान के लिए, जिन्होंने कहा था जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ। आज का बीएसपी संविधान को बचा पाएगी?
ASP बचा पाएगी या सपा बचा पाएगी या आम आदमी बचा पाएगी या MII बचा पाएगी? नहीं बचा पाएंगे। आप रोकने का काम तो करेंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। तो आज सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता कि हमें संविधान को बचाना है, हमें इस देश की एकता अखंडता को बचाना है, हमें जातिवाद और धर्म की राजनीति को रोकना है। और उस रोकने के लिए जिस प्रकार से आज भारत जोड़ो यात्रा का संचालन हो रहा है उसमें सहयोग भी करना होगा। कल मैंने एक वीडियो देखा कुशवाहा जी का है, जिन्होंने खुल के सपोर्ट किया और उदाहरण भी दिया जो मैं दे रहा हूँ कि आज हम देश के लिए हैं, संविधान के लिए हैं और हमें उस ताकत को नष्ट करना होगा जो देश को ख़त्म कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। तो साथियों, मैं तो फिर निवेदन करूंगा आप लोगों से, किसी भी दल में हो, किसी भी संगठन में हो, अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, आप बाबा साहब को मानते हैं, मानवर साहब को मानते हैं और वास्तव में बाबा साहब की जो कुर्बानी है 4-4 बच्चों की उसको आप मानते हैं और उन्हें अगर बदले में कुछ देना चाहते हैं तो यही कहूँगा कि संविधान को आप बचा लें। और संविधान को बचाने के लिए आप हर प्रकार से कांग्रेस का साथ नहीं दे सकते, बिल्कुल ना दें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का साथ भी ना दें, प्रत्यक्ष रूप से भी भाजपा का साथ ना दें। बस यही है, एक मंच पे आना होगा, एक झंडा, एक बैनर और एक नेता को आपको नेता मानना होगा, तब आप अपना संविधान बचा पाएंगे, देश को बचा पाएंगे। और नहीं बचाना है, आपको लग रहा है कि मैं कांग्रेस में गया हूँ, निजी स्वार्थ के लिए गया हूँ, तो वो समय बताएगा, समय जवाब देगा। आज 4 महीने हो गए, 4 महीने में आपने देखा होगा मुझ में क्या मैंने विचारधारा को फॉलो किया या विचारधारा को फॉलो कर रहा हूँ। जब बाबा साहब ने विचारधारा को फॉलो नहीं किया तो मैं कैसे कर लूँगा। लेकिन उनने देश के लिए संविधान बनाया कांग्रेस में रहते हुए, तो मैं और मेरे लोग सिर्फ और सिर्फ यही काम कर रहे हैं जो मेरे साथ गए थे, चाहे वो हमारे फारूक खान जी हों, वीरेश सैन जी हों, योगेंद्र कुशवाहा जी हों या मध्य प्रदेश के जितने साथी मेरा अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब और सब इसीलिए कांग्रेस का सपोर्ट करने गए हैं कि हमारी लड़ाई अभी देश को बचाने की है, संविधान को बचाने की, हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है। जिस दिन हम संविधान और देश को बचा लेंगे उस दिन आप अपने घर जा सकते हैं, आप अपना संगठन अपनी पार्टी में जा सकते हैं, आप अपना संगठन और पार्टी बचा सकते हो, बना सकते हैं। साथियों, इसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपने उस मार्ग पे चल रहा हूँ जो मैंने बाबा साहब को पढ़ के सीखा है, जो मानवर साहब को सुन के मैंने सीखा है। और आजीवन मैं बहुजन समाज की लड़ाई लड़ता रहूँगा, आजीवन मैं इस बहुजन समाज की आवाज़ उठाता रहूँगा। और अगर इसके बाद में विश्वास नहीं है तो बिल्कुल आप खुल के विरोध करें, मेरा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज मैं पुनः कहूँगा कि आपको एकजुट होना पड़ेगा। आपको अगर व्यापारियों की सरकार को उखाड़ के फेंकना है, RSS की सरकार को उखाड़ के फेंकना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो आप सभी लोगों को कांग्रेस का साथ देना होगा। कांग्रेस का नहीं साथ दे पा रहे हैं तो भाजपा को रोकें, कैसे भी रोकें, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ टुकड़ों में आप नहीं रोक पाएंगे, आप अलग अलग रह के नहीं रोक पाएंगे, ये मेरा वादा है। आपको एक मंच पे आना ही पड़ेगा। साथियों, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूँ उससे पहले पुनः मैं निवेदन करता हूँ अहिरवार समाज के लोगों से जो पूरे प्रदेश में हैं, विभिन्न टुकड़ों में आप लोग ना बटें, 5-5 हज़ार रुपये की रजिस्ट्रेशनों में आप ना पड़ें, पद प्रतिष्ठा को ना मरें। एक गया रजिस्ट्रेशन करवा के आया, जिलाध्यक्ष बन गया, दूसरा गया पैर पड़ के आया और जिलाध्यक्ष बन गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ मजाक आपकी समाज का उड़ाया जा रहा है, आपका नहीं। लोग हंस रहे हैं, दूसरे दल के लोग और दूसरे समाज के लोग।
और आपको जो उपेक्षित किया जा रहा है उसका भी कारण यही है कि एक ज़िले में अगर 3 दिन जिलाध्यक्ष हर बार समाज के रहेंगे तो अपमान तो होना ही है। तो इस अपमान से भी बचने की कोशिश करें। ये संगठन, ये रजिस्ट्रेशन अपने अपने घर में रख लें और नए सिरे से पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे ज़िले में सदस्यता करें। सदस्यता के बाद चुनाव करें और चुनाव के बाद जिसे चुना जाएगा वह अध्यक्ष माना जाएगा। ये जो ज़िले में और प्रदेश में अलग अलग संगठन बना के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बने हुए, मैं उनका बहिष्कार करता हूँ। मैं उन्हें नहीं मानता हूँ कि ये समाज के अध्यक्ष हैं। ये रजिस्टर्ड अध्यक्ष हैं, रजिस्ट्रेशन करवा के, पंजीयन करवा के, रजिस्ट्रेशन करवा के ये बने हुए अध्यक्ष हैं। मैं अध्यक्ष उनको मानूंगा जिन्हें समाज चुनेगी। तो ये दुकानदारी अपनी बंद करें और एकता के सूत्र में बन के अपनी ताकत दिखाएं, नहीं तो फिर वही होगा जो अभी तक होता आ रहा है और जो तुम चिल्लाते हो कि चंद लोग तुम्हारा हक छीन के ले जाते हो, संविधान के लिए तुम लड़ते हो, जयंतियाँ तुम मनाते हो, लेकिन तुम्हारे ही वर्ग के लोग, जो चंद मुट्ठी भर लोग विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, मंत्री बन जाते, अध्यक्ष बन जाते। यही होता रहेगा। साथियों, इन्हीं शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।